So let us go ahead with next question. A ball is projected with a certain speed from a point on the ground which is at a distance of 30 meters from a vertical wall. तो बॉल को तुम जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका वर्टिकल वॉल से एक दीवार से डिस्टेंस है 30 मीटर का. इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब मैक्सिमम रेंज होता है. और आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम रेंज मतलब यू स्क्वायर बाय जी होता है. मैक्सिमम रेंज लास्ट से तीसरा बेंच. यहां ध्यान दो, यहां ध्यान चाहिए. तो मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाय जी क्योंकि एंगल 45 है. द बॉल जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल. तो जो बॉल है वो वॉल के टॉप को जस्ट क्लियर कर रहा है. जस्ट क्लियर करना मतलब वो वॉल पे स्ट्राइक भी नहीं होगा, ज्यादा ऊपर में जाएगा नहीं. इट विल जस्ट पास द वॉल एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. वॉल के बाद 10 मीटर पे जाके गिर जाएगा वो. द हाइट ऑफ द वॉल मस्ट बी, टेक जी वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से एकदम अच्छे से समझ लेना, सिंपल क्वेश्चन है. तो देयर इज अ वॉल हियर, यहाँ पे एक वॉल है. इसका आपको हाइट पूछा है. they are asking you the height of this wall such that ये वॉल का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, आप बेसिकली यहां से प्रोजेक्ट करने वाले हो प्रोजेक्टाइल को और ऐसा जाएगा वो. अब जस्ट क्लियर होगा, तो जस्ट क्लियर होगा समथिंग लाइक दिस. आपको पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल. व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, हाँ भी समझ में आएगा. दिस इज 30, दिस इज 10, मतलब रेंज कितना हो गया, रेंज कितना हो गया 40. तो रेंज इज 40. बड़बड़ बिल्कुल बंद. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड़बड़ बंद. समझ में आता है ना. यहीं के रहने वाले हो ना आप, अर्थ के नहीं. फिर जहां से आए हो वहीं पे जाना पड़ेगा आपको सीखने के लिए ऑफ कोर्स. y एंड x. गुड. और आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दिया, कितना बता दिया 45. ये इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी u है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 बोला है आपको. एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस वॉल. तो कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस. मैक्सिमम रेंज से आपको u मिल जाएगा. ओके ओके. रिमेंबर हाइट पूछा है, हाइट मतलब y. हाइट ऑफ द बॉल इज y. इसका मतलब आपको y कोऑर्डिनेट पूछा है. तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, सिंपल. याद है क्या ये y इक्वल टू x tan थीटा. क्या था y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. y इक्वल टू x tan थीटा. x कितना है, x 30. वॉल के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है 30. थीटा कितना है 45. कितना थीटा 45. तो ये आ जाएगा 30 और tan 45 दैट इज 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस 45 कितना होता है 1/√2 उसका स्क्वायर. तो y आ जाएगा आपका 30, tan 45 इज 1. ये 2 और 2 कैंसिल. 30 स्क्वायर 900 इंटू जी की वैल्यू, जी की वैल्यू 10 कितना हो गया 9000 अपॉन यू स्क्वायर. आपको यू स्क्वायर मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यू स्क्वायर कहां से मिलेगा, अभी तो बताया मैंने आपको. रेंज मैक्सिमम रेंज कितना दिया हुआ है 40. मैक्सिमम क्यों, क्योंकि एंगल कितना था 45. 45 रेंज क्या होता है मैक्सिमम. मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था यू स्क्वायर बाय जी. तो व्हाट इज यू स्क्वायर आर मैक्स इनटू जी. व्हाट इज आर मैक्स, आर मैक्स 30 प्लस 10. जी की वैल्यू कितनी 10.
बराबर, तो यूज कर कितना आ गया 400, तो देयरफॉर y इक्वल टू 30 माइनस 9000 बाई 400, करेक्ट, पक्का। देखो क्या आता है, देखो क्या आता है, व्हाट इज 90 बाई 4, 22.5, 30 में से 22.5 गया 7.5, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 7.5 मीटर होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक क्विक क्विक, बाकी होगा तो फटाफट से लिखो। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन है। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, तो एक बॉम्ब है जिसको एरोप्लेन से आपने ड्रॉप कर दिया, when it is at a height h directly above the target, may I have your attention please। ध्यान ही नहीं होगा तो क्या सॉल्व करोगे क्वेश्चन, यहाँ वहां देख के क्या मिलने वाला है, यहाँ ध्यान दो। A bomb is dropped from an aeroplane when it is at a height h directly above the target, टारगेट के एग्जैक्टली ऊपर h डिस्टेंस पे जब एरोप्लेन था तब उसने बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो डेफिनेटली टारगेट पे तो हिट नहीं करने वाला है। ओके, if the aeroplane is moving horizontally at a speed v, एरोप्लेन v स्पीड से मूव हो रहा है, the distance by which the bomb will miss the target is given by, the distance by which the bomb will miss the target is, ये टारगेट था और जब एरोप्लेन टारगेट के ऊपर था तब उसने बॉम्ब को रिलीज किया। यहाँ पे टारगेट है, टारगेट के ऊपर आने के बाद रिलीज किया, मतलब ये इधर जाके गिरेगा, तो ये डिस्टेंस है जिससे वो मिस कर जाएगा। रेंज, व्हाट वाज रेंज इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u को v बोला है, v बोला है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई, खत्म, क्या करना था, कुछ नहीं, हो गया, तो लिखना क्यों है, नहीं लिखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे, सो सिंपल, घुमा फिरा के रेंज पूछा है आपसे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। An enemy plane is flying horizontally, enemy plane is flying horizontally at an altitude, मतलब height of 2 kilometer with a speed of 300 meter per second. An army man with an anti-aircraft gun on the ground sights the enemy plane when it is directly overhead. इसका उल्टा केस, प्लेन उड़ रहा था, नीचे आर्मी मैन था, जब उसने प्लेन को देखा तो एग्जैक्टली ओवरहेड था, एंड फायर द शेल, फायर द शेल मतलब गोला, गोला मार दिया, राइट, विथ अ मजल स्पीड ऑफ 600 सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए वो। ओके, एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड सो एज टू हिट द प्लेन। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, तो पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है। एनिमी प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नीचे एक आर्मी मैन था, उसने देखा कि एग्जैक्टली ओवरहेड है और वो एनिमी का प्लेन है तो उसको उड़ाना है, तो उसने क्या किया, टैंक से शेल मतलब गोले को छोड़ दिया। तो बेसिकली उसका ट्रैजेक्टरी क्या होगा पहले वो समझ लो, ट्रैजेक्टरी समझेगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो रिमेंबर, यहां से हमने
फायर कर दिया शेल, और जब आर्मी मैन ने देखा था प्लेन को तब वो ओवरहेड था, ओवरहेड एग्जैक्टली ऊपर, करेक्ट। यहां से फायर हुआ है, इसका मतलब अगर एरोप्लेन को, एनी प्लेन को हिट करना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ऊपर मारूंगा, डायरेक्टली डायरेक्टली वर्टिकल मारूंगा, प्लेन तो आगे चले जाएगा लेकिन वो खुद इसके ऊपर ही आगे गिर जाएगा, तो डायरेक्टली तो नहीं मार सकते ना, अनलेस खुद को मारना होगा तो, ऐसा है। तो अभी आपको पूछा है कि विथ व्हाट एंगल, कितने एंगल, विथ वर्टिकल पूछा है। क्वेश्चन अच्छे से पूरा पढ़ लेना, विथ व्हाट, एट व्हाट एंगल विथ वर्टिकल, एट व्हाट एंगल विथ वर्टिकल मतलब ये पूछा है। अगर मैं ये एंगल ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। गुड, तो थीटा फाइंड करो, थीटा फाइंड करो, 90 माइनस थीटा मिल जाएगा आपको। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस, 600 मीटर पर सेकेंड। और कोई बताया है क्या, बस इतना ही है। 2 किलोमीटर का अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो ये जो हाइट है, हाइट ये 2 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का हाइट है। गुड, तो टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अभी भी जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं और भी बता देता हूँ। इट्स टू सिंपल, एनिमी प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, आर्मी मैन ऑन ग्राउंड, जब उसने देखा तो प्लेन एग्जैक्टली ओवरहेड था, अब उसको उड़ाना है, तो उसने शेल फायर किया एट सम एंगल, क्योंकि उतने टाइम में, जितने टाइम में शेल 2 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचेगा उतने टाइम में एरोप्लेन भी वहां पहुंचेगा। तो अगर उसको टारगेट को हिट करना है तो कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलत एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया तो फिर प्लेन विल नॉट बी हिट, तो ये जो शेल छोड़ा है वो कहीं और जाके गिर जाएगा, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। रेंज की जरूरत नहीं है, रेंज, रेंज तो पूरा ये होगा ना, रेंज की जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यस, क्या करोगे। पहले, कभी भी पहले ये सोचना चाहिए, एरोप्लेन जो है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, 1D, और प्रोजेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, 2D। एक 1D एक 2D, तो दोनों का एक एक कंपोनेंट सेम होगा, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ शेल इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ प्लेन, राइट। तो व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ शेल, एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर करते हो ना, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर में एक्स कंपोनेंट लिख दो, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो एस एक्स मतलब एक्स, व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस थीटा इंटू टी। ये किसका हो गया, शेल का, ये किसका है, शेल का है, ओके। सिमिलरली फॉर प्लेन, प्लेन के लिए क्या लिखोगे, प्लेन का तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो प्लेन के लिए क्या लिखोगे, स्पीड इनटू टाइम, किसका स्पीड, प्लेन का इनटू टाइम, ये स्पीड किसका है, शेल का। एक्स कंपोनेंट ऑफ शेल मतलब एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, और एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी हो गया क्योंकि ए एक्स 0 था,
यूएक्स होता है यू कॉस थीटा। किसका यू कॉस थीटा? शेल का, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? शेल कर रहा है। प्लेन क्या जा रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किसका लोगे? प्लेन का इनटू टाइम। तो ये दोनों इक्वेशन 2 और 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 you will have x shell. What is x shell? Shell का क्या आया? x क्या आया? us cos theta t equal to upt, where up is speed of plane. Cancel cancel. us मतलब कितना था? 600. cos theta up कितना है? 300. तो cos theta equal to 300 by 600 मतलब 1/2. 1/2 वैल्यू कब आती है cos की? 60. तो एंगल कितना है? 60. लेकिन ये एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। विथ वर्टिकल फाइंड करना है तो 30 आएगा। विथ वर्टिकल इट विल बी 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो 30 डिग्री विथ वर्टिकल, 30 डिग्री विथ वर्टिकल ऑप्शन नंबर ए, और 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। डन। तो रिमेंबर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दिया होता है सो दैट यू गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे हाइट की जरूरत ही नहीं थी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gun kept on a straight horizontal road is used to hit a car traveling on the same road away from the gun at a uniform speed of 10 root 2 meter per second. The car is at a distance of 150 meter from the gun when it is fired at an angle of 45 degree to the horizontal. With what speed should the shell be projected so that it hits the car? With what speed should the shell be projected so that it hits the car? Take G value as 10. तो वापस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पूरा समझ लो। देयर इज अ गन, सपोज यहाँ पे गन रख दिया हमने, सम गन केप्ट हियर। गन गन बोलने का गन है, एक्चुअली टैंक होगा, क्योंकि शेल कभी भी गन से नहीं फायर होता है। चलो व्हाटएवर इट इज, तो एक काम करते हैं, इसको ओ बोल देते हैं, ओरिजिन। लेट्स से इनिशियली कार यहाँ था, ए पॉइंट पे था ए, और इनिशियल डिस्टेंस आपको बता दिया है 150 मीटर का है। देन द कार इज मूविंग अवे एट अ स्पीड ऑफ 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये कार जो है 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। जब जब गन फायर हुआ तब डिस्टेंस 150 था, तो ये ऐसा जाएगा और यहाँ पे जाके हिट कर देगा। तो रिमेंबर इनिशियली कार वाज एट ए, O is the position of gun, A is the initial position of car, B is the position of car when it is hit by the gun or shell, right? और एंगल 45 दिया हुआ है तुमको, और आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको? विथ व्हाट स्पीड शुड द शेल बी फायर्ड। तो ये जो शेल है वो कितने स्पीड से फायर होना चाहिए, मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ शेल पूछा है u, ये एंगल है थीटा, 45 दिया हुआ है, राइट? तो कैसे सॉल्व करोगे? ओ इज इनिशियल, इट इज द पोजीशन ऑफ गन बेसिकली, तो पोजीशन ऑफ गन, A is initial position of car, initial position of car, and B is position of car when hit by shell. बताओ कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? How to solve this question? रेंज O से B तक क्या है? रेंज है, रेंज है ना? किसका रेंज है? शेल का।
what is OB? It is OA plus AB. OA plus AB. करेक्ट, बराबर, पक्का पक्का। अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट इवन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, तो प्रैक्टिस करो। थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है कि हमारे पास क्या दिया है, उससे क्या मिल सकता है। 45 आपको बोला है एंगल, 45 एंगल मतलब मैक्सिमम रेंज है। 45 बोला ना, रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाय जी होता है, मतलब वो तो मिल जाएगा। करेक्ट। उसके बाद तुमको ओ ए ये पता ही है 150। हाउ डू यू फाइंड आउट ए बी? डिड दे गिव यू स्पीड ऑफ कार? हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पता है, टाइम मतलब कौन सा टाइम? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि जितने टाइम में ये सेल यहाँ पहुंचेगा उतने ही टाइम में कार को वहां पहुंचना है। जितने टाइम में शेल बी पे पहुंचेगा उतने ही टाइम में कार को भी वहां पे पहुंचना है। अगर शेल पहले पहुंच गया तो कार के आगे ब्लास्ट होगा, शेल लेट पहुंचा तो कार आगे तक जाएगा, ब्लास्ट पीछे होगा। तो यू हैव टू थिंक इन दोस टर्म्स। ये तो रेंज है, ये तो रेंज है आर, और ये मैक्सिमम रेंज है क्योंकि एंगल 45 है, तो ये आर मैक्स है। ओ ये तो पता ही है आपको 150, और ए बी क्या आएगा? स्पीड ऑफ कार इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यूसी इंटू टी। रिमेंबर, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट सेल का है उतने ही टाइम में कार ए से बी आ रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम। आर मैक्स तो यू नो व्हाट इज आर मैक्स, यू स्क्वायर बाय जी। 150 प्लस यूसी 10√2, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 2uy by g, 2uy by g। जी की वैल्यू 10 बोली है, यस। तो यू स्क्वायर बाय 10, 150 प्लस 10√2, 2uy, uy इज यू साइन थीटा, थीटा कितना है? 45 बाय जी। जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये 10 और ये 10 हो गया कैंसर, हो गया कैंसर, यस। यू स्क्वायर बाय 10, 150 प्लस 2√2 यू, व्हाट इज साइन 45? 1 बाय √2, √2 कैंसर। तो क्या मिला? क्या मिल गया? यू स्क्वायर बाय 10, 150 प्लस 2u, ऐसे मिला ना आपको? यस। मल्टीप्लाई बाय 10, यू स्क्वायर इक्वल टू 1500 प्लस 20u, तो यू स्क्वायर माइनस 20u माइनस 1500 इक्वल टू 0। कोई बीच में नहीं बोलेगा। फैक्टर्स बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बताओ। 15 और 5, व्हाट इज 15 5 का? 30 एंड 20, नहीं 600 होगा ना, इधर तो 1500 है। 50 और 30 होगा क्या? नो वन विल पे, वही बोलेगा। 50 और 30 होगा क्या? व्हाट इज 15 टू 30? होगा, होगा, हाँ, नहीं होगा। 50 और 30 नहीं होगा। 50 नेगेटिव कि 30 नेगेटिव? ओके, 50 नेगेटिव। तो यू स्क्वायर माइनस 50u प्लस 30u माइनस 1500 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या? हाँ, तो बताओ क्या करना चाहिए। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आपको पता सब कुछ है, आता है, ध्यान नहीं दे रहे हो ना क्लास में, वो प्रॉब्लम है। इट्स नॉट टू इंसल्ट यू, इट्स जस्ट टू टेल यू कि यू हैव पोटेंशियल बट यू आर डूइंग नथिंग। तो यहाँ से 30 कॉमन, क्या लिखेंगे? यू माइनस 50, तो फैक्टर्स हो जाएंगे u माइनस 50 u प्लस 30 इक्वल टू 0। मतलब u की वैल्यू या तो 50 आएगी या फिर माइनस 30 आएगी। माइनस 30 तो हो नहीं सकती, तो क्या आएगा? 50, 50 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x and vertical height y, horizontal distance x and vertical height y of a projectile at time t are given by x equal to 80 and y equal to bt square plus ct, where a, b and c are constants. What is the magnitude of velocity of the projectile 1 second after it is fired? तो आपको प्रोजेक्टाइल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिया, आपको पूछा है कि 1 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या होगा वो बताओ। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, आप लोग बताओ कि हाउ विल यू फाइंड आउट वेलोसिटी, हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी। Now I ask randomly to any one of you. We have been doing this since too long. So इधर इधर येलो टी शर्ट, ग्रीन टी शर्ट और उसके पीछे येलो, ग्रीन एंड उसके पीछे, तुम तीनों में से कोई भी एक बता दो मेरे को कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू। और यहाँ पे थर्ड बेंच फ्रॉम लास्ट, लास्ट से थर्ड, तीनों में से एक। हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी। पहले तो बताओ ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन 1D होता है कि 2D होता है। 2D। तो 2D में वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स आते हैं, कितने आते हैं? 2। तो उसको कैसे लिखते हो, वी बार इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और उसका अगर तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं है, स्केलर फॉर्म में है, अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे, वी इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हाउ डू यू फाइंड आउट वी एक्स एंड हाउ डू यू फाइंड आउट वी वाई? 6 of you. How do you find out Vx and how do you find out Vy? How do you find out velocity in general? अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, डिफरेंशिएशन। तो Vx कैसे आएगा, dx बाय dt आएगा, Vy क्या आएगा, dy बाय dt आएगा। तो Vx इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 80, ए कांस्टेंट बाहर, dt dt कैंसल, तो क्या आ गया a। इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ bt स्क्वायर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ bt स्क्वायर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ bt स्क्वायर, b इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा है मैंने, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ bt स्क्वायर। हाँ, bt स्क्वायर, ओके, bt स्क्वायर टू bt, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ct, c। आपको पूछा था व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालो आफ्टर 1 सेकेंड। तो आफ्टर 1 सेकेंड x कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि x कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, व्हाट इज y कंपोनेंट, 2b इंटू 1 प्लस c, मतलब व्हाट इज y कंपोनेंट 2b प्लस c। तो व्हाट इज v, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। व्हाट इज vx, व्हाट इज vx, a। व्हाट इज vy, 2b प्लस c स्क्वायर, और ये सब किस में है, रूट में है, रूट मतलब पावर हाफ। देखो तो, देखो, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर रेज टू हाफ, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर रेज टू हाफ। ऑप्शन नंबर ए, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, no one will speak in between, I'll ask someone of you to answer this question. A projectile thrown at an angle of 30 degree with the horizontal, projectile is thrown at an angle of 30 degree with horizontal, has a range r1 and attains a maximum height h1.
Another projectile thrown with the same speed same था, at angle 30 with vertical. पहले 30 with horizontal था, अब 30 with vertical है ना? Correct. Has a range R2, and attains a maximum height H2. The relation between R1 and R2 is. So yes. पता है ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन मैंने टॉपिक पढ़ाया था तुम क्लास में नहीं थे। मुझे याद रहता है, आई नो कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है। व्हाइट टी शर्ट, आप भी नहीं थे, तो बताओ इसका आंसर क्या है? यस, यू इन द ब्लू लास्ट बेंच। बताओ इसका आंसर क्या है? यस, यू वर देयर व्हेन आई टॉट दिस टॉपिक, तो यू मस्ट नो। तो इसका आंसर है बी। 30 डिग्री पहले हॉरिजॉन्टल से था, अब 30 डिग्री वर्टिकल से है। मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना है? 60। डू यू रिमेम्बर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होता है। अगर थीटा 30 है, पहले केस में थीटा 30 है विथ हॉरिजॉन्टल 30 है, दूसरे केस में 30 एंगल है वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कितना है? 60। तो 30 और 60 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। थीटा 30 और 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 30 60, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेंज क्या होता है? सेम होता है। तो सॉल्व क्यों करना है इसको? डन, खत्म, नथिंग टू सॉल्व। अगला क्वेश्चन, a projectile attains a certain maximum height क्या हो गया? रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक, कोई बात नहीं। मतलब पिछला क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओ चलो कोई नहीं, तो वापस रिकॉर्ड कर देता हूँ। प्रोजेक्टाइल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाय 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अर्थ पे हाइट h है, मान लो। इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट सेम एंगल, तो सेम एंगल पे प्रोजेक्ट किया विद सेम स्पीड, मतलब यू और थीटा कांस्टेंट है। लेकिन इस बार तुमने अर्थ की जगह पे मून से प्रोजेक्ट किया, और अगर मून पे एक्सिलेशन इज 1/6 ऑफ अर्थ, so what will be the height on moon? What will be the height on moon? H is inversely proportional to g, क्योंकि u और theta constant। g moon is g earth by 6, तो g earth by g moon is 6 हो गया। और रिलेशन इनवर्स है, तो hm by he is ge by gm, तो 6 times खत्म ना। चलो अगला क्वेश्चन, which one of the following statement is not true about motion of projectile? So again, I will throw questions randomly. अभी आप बताओ, which one of the following statements is not true about the motion of projectile? The time of flight of a projectile is proportional to speed with which it is projected. Time of flight is proportional to speed. Time of flight क्या होता है? 2u sin theta by g. तो time of flight is proportional to u. True है? True है? Yes. तुमको false पूछा है ना, not true. तो ये तो true है, तो ये नहीं होगा। Horizontal range of projectile is proportional to square root of speed. Horizontal range is proportional to square root of speed. ऐसा होता है क्या? What is range? U square sin to theta by g. तो horizontal range is proportional to u square. इन्होंने square root बोल। Oh yeah, खत्म। Option B is correct. Done.
Okay, so now we will go ahead with next and the last topic of this chapter. ध्यान देना, क्योंकि एक बार का वंस एंड फॉर ऑल इसके इक्वेशन याद कैसे रखने हैं, क्योंकि डिराइव तो हम लोग करने नहीं वाले, डेरिवेशन तुमको लगने नहीं वाला। तो अल्टीमेटली यू विल नीड ओनली बेसिक फॉर्मूलाज, और बहुत इजी है। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा पता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो बेसिक्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिक्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो आंसर चाहिए मेरे को। तो इफ यू रिमेंबर, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में यू हैड दिस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इनिशियल स्पीड जो था उसको तुम डिनोट करते हो यू बार से, और ये एंगल है थीटा। तो इफ यू रिमेंबर, इनिशियल वेलोसिटी के तुम दो कंपोनेंट करते हो। कौन से दो कंपोनेंट करते हो? यू एक्स एंड यू वाई। व्हाट इज यू एक्स? यू कॉस थीटा। व्हाट इज यू वाई? यू साइन थीटा। और अगर तुम ड्रॉ करोगे अच्छे से तो तुमको समझ में आएगा कि ये यू एक्स है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और ये यू वाई है जो वाई एक्सिस को पैरेलल है, लेकिन एक्स एक्सिस को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यू वाई इज पैरेलल टू वाई एक्सिस बट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। करेक्ट, राइट। हियर ऑनवर्ड्स जब हमको प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट करना है, उस केस में याद रखो, इसके आगे से जो भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, उसको हम लोग बोलने वाले हैं यू पैरेलल। और जो भी हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग बोलने वाले हैं परपेंडिकुलर। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं बताता हूं मैं आपको, क्योंकि फिर अदरवाइज डेरिवेशन भी डिफिकल्ट होगा, याद रखना भी मुश्किल है। तो पहले हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसका सिर्फ एक बार रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, सो दैट यू जस्ट कनेक्ट एनी component which is parallel to horizontal will be called as parallel component, and any component which is vertical will be called as perpendicular component. So do you remember what was time of flight? 2 ui by g, 2 ui by g, right? और ये आपको पता है g मतलब g कौन सा कंपोनेंट होता है? वर्टिकल कंपोनेंट होता है। वर्टिकल होता है ना, ए वाई होता है, ये ए वाई। क्योंकि ए एक्स तो था ही नहीं ना, ए एक्स कहां से आया? ए एक्स क्या था? जीरो था। तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग 2 ui by g, यू शुड नो इट इज 2 ui by ए वाई। लेकिन y कंपोनेंट तो क्या बोलेंगे इससे आगे? पैरेलल की परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर। गुड रहेगा यार। सिर्फ मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। y को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, x को पैरेलल बोल रहे हैं। तो 2 ui by g था, g था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि x डायरेक्शन में तो a था ही नहीं ना, a तो जीरो था नहीं था, अभी होगा। अभी तक ax जीरो चल रहा था, अभी ax जीरो नहीं होगा। इस इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन में देखेंगे। व्हाट वाज हाइट? व्हाट वाज हाइट? ui square by 2g, right? Here onwards it will be u perpendicular square by 2a perpendicular. Okay, good. रेंज, सिर्फ मैं रेंज का इक्वेशन नहीं लिखने वाला, क्योंकि रेंज का जो इक्वेशन है वो डिराइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो फिलहाल उसको नहीं लिखेंगे। तो ये तो तुमने अब तक ऐसा सीखा था। और थीटा क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ विथ हॉरिजॉन्टल। क्लियर, राइट। अब एक काम करेंगे, अब जो हमको मोशन सीखना है दैट इज
प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये जो प्लेन है वो खुद हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट अस से अल्फा। इसमें तुम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो या तो अप द इंक्लाइन प्लेन, मतलब नीचे से खड़े होकर ऊपर अप द इंक्लाइन प्लेन, या उल्टा। उल्टा मतलब ऊपर से नीचे, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। बराबर? हम्म, बराबर बोल रहा हूँ क्या मैं? वो जो अकेले अकेले बैठे हैं उस रूम पीछे क्या देख रहे हो? तुम ही अकेले बैठे हुए हो, तुम सो रहे हो। मैं तुमको, हाँ यस, मैं तुमको जगा रहा हूँ। जागो जागो, ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे दो टाइप के मोशन होंगे, एक तो होगा अप द इंक्लाइन प्लेन, या तो होगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन। हाँ, बस बात करना बंद, तुम्हारी तुम जो भी बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा वैसे भी। गुड। तो हम फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे अप द इंक्लाइन प्लेन पे, डाउन द इंक्लाइन प्लेन बाद में देख लेंगे। तो अप द इंक्लाइन प्लेन, सी द आइडिया हियर इज कि जब तुमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन लिया था तो ये था y और ये था x, और मोशन था ऐसा, समवॉट लाइक दिस। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है। नंबर वन, रिमेंबर, ये जो एंगल ऑफ पोजीशन लेते हो तुम, एंगल ऑफ पोजीशन क्या होता है? थीटा। विद रिस्पेक्ट टू क्या लिया था? हॉरिजॉन्टल। क्योंकि वो जो प्लेन था, सरफेस था, वो खुद ही हॉरिजॉन्टल था। यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल है क्या? तो व्हाट यू कैन डू इज, देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू। इसको तुम एक्स डैश बोल लो, एक्स डैश, और इसको तुम बोल दो वाई डैश। करेक्ट? क्योंकि एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो और मतलब मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ समझा देता हूँ। मैं कुछ करने नहीं वाला, मैं सिर्फ इसको ऐसा घुमा के देखने वाला हूँ। आई जस्ट लुक एट दिस लाइक दिस, डन। वैसा ही है। तो ये जो एक्स एक्सिस था, इसका नाम चेंज करके एक्स डैश बोल दिया, और जो वाई था उसको क्या बोल दिया? वाई डैश। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि एक्स और वाई में फॉर्मूलाज कैसे बनते, तो मैं इसको एक्स बोलने वाला हूँ, और एक्स को परपेंडिकुलर कौन आएगा? वाई। तो ये बन गया वाई। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, अभी ग्राउंड टू हाइट कर रहे हैं, अब द इंक्लाइन प्लेन। तो अपना काम कम करने के लिए, ये जो इंक्लाइन प्लेन था, जिस प्लेन पे तुम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने वाले हो, उसी का एंगल हॉरिजॉन्टल का कितना है। और क्योंकि मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, ये एक्स वाई को ही रोटेट करके रख दिया, और ये जो एक्स एक्सिस ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया उसको क्या नाम दे दिया हमने? अल्फा। रहेगा यार? पक्का पक्का? श्योर श्योर। तो टेम्पररीली इसको हटा देते, इसका काम नहीं है यहाँ पे, वी डोंट नीड दैट। जरूरत नहीं तो क्यों ड्रॉ करेंगे फिर। और ये जो वेक्टर है, ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। तो ये एंगल क्या हो गया? बराबर? क्लियर? श्योर श्योर। तो जैसे तुमने पिछले केस में कंपोनेंट्स किए थे, यूएक्स एंड यूवाई, यहाँ पे भी कंपोनेंट्स करोगे। यूएक्स को यूएक्स नहीं बोलेंगे, यू पैरेलल बोलेंगे, और यूवाई को यू नहीं बोलेंगे, यूवाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यू परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? यू पैरेलल। और ये कौन सा है? यू परपेंडिकुलर। ओके, गुड। तो इसको हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है। तो व्हाट वाज यू पैरेलल एंड व्हाट विल बी यू परपेंडिकुलर? क्या आएगा कंपोनेंट? यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये ऐसा ही रहता है। देयर इज नो चेंज इन कंपोनेंट, क्योंकि तुम
वापस बता रहा हूँ, क्योंकि तुम कंपोनेंट मेजर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। अगर तुम कंपोनेंट मेजर करते विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, अगर तुम विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मेजर करते तो अलग आता, लेकिन तुम ये कंपोनेंट्स कहाँ से मेजर कर रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। तो यू पैरेलल क्या आ गया? यू कॉस थीटा। यू परपेंडिकुलर क्या है? यू साइन थीटा। व्हाट विल बी ए वाई एंड ए एक्स? ए एक्स मतलब ए पैरेलल, ए वाई मतलब ए परपेंडिकुलर। ये क्या आएगा? ए पैरेलल 0, ए परपेंडिकुलर ए पैरेलल मतलब ए एक्स जैसा है, और ए परपेंडिकुलर मतलब ए वाई जैसा है, तो क्या आएगा? 0 एंड -g। अगर वैसा होता तो फिर इंक्लाइन पे अलग से सीखते क्यों हम लोग? तो यहाँ पे ए पैरेलल 0 नहीं होता है, ए परपेंडिकुलर -g नहीं होता है, तो क्या होता है समझ लो। सपोज सपोज प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल जो अपने ऑब्जेक्ट है वो कहीं तो है एट सम पॉइंट। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ जी, स्मॉल जी? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन पूछ रहा हूँ आपसे मैं। वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हाँ, ठीक है, यहाँ देखा जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जी, गुड। अब आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने तुमको बहुत बार ऑलरेडी बताया है। अगर दो लाइंस में, अगर दो लाइंस में एंगल अल्फा है, जैसे ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, अगर दो लाइंस में एंगल अल्फा है तो इन दोनों लाइंस को जब परपेंडिकुलर दो लाइंस होंगी उसमें भी एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। if if the angle between two lines is alpha, then the angle between two lines which are perpendicular to these two lines is also alpha। अब इसका क्या रोल है वो भी समझ लो। लुक, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं तो ये जो लाइन है ये इसको परपेंडिकुलर है, और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऐसा, तो ये लाइन किसको परपेंडिकुलर है? तो इन दोनों में एंगल कितना आएगा? कितना आएगा? अल्फा। कितना आएगा? अल्फा। याद रखना, भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट। तो नाउ इफ आई, अब ये क्यों कर रहा हूं बताता हूं मैं आपको, दैट इज समथिंग दैट यू विल नीड। तो ये मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया है इसको। ओके, तो व्हाट विल बी एंगल हियर? ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल कितना आएगा? कितना होगा? कितना होगा ये एंगल? अल्फा। बराबर, सही है। ये जी है तो ये कौन होगा फिर? दिस इज जी, दिस इज जी, जी कॉस की जी साइन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल को एडजेसेंट साइड है ना, तो फिर ये क्या आएगा? कॉस। तो ये कौन आ गया? जी कॉस अल्फा। बराबर। और आपको पता होना चाहिए जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे कौन आ गया? जी साइन। बराबर, पक्का पक्का। ये नहीं समझा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट ऑल दिस। बराबर। अब मेरे को बताओ कौन सा कंपोनेंट प्लेन को पैरेलल है और कौन सा कंपोनेंट प्लेन को परपेंडिकुलर है? जी साइन अल्फा क्या है? पैरेलल। ये क्या आ जाएगा? जी साइन अल्फा। और जी कॉस अल्फा क्या है? कौन से प्लेन को परपेंडिकुलर? प्लेन ऑफ मोशन, इंक्लाइन प्लेन को। तो क्या आएगा? जी कॉस अल्फा। माइनस एंड माइनस, क्यों? नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये भी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्वाड्रेंट कौन सा देख लो।
राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते थे। आ गया, मिल गया। मैं वापस रिपीट करूंगा, लेकिन पहली बार तो थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा ये, और द फर्स्ट टाइम यू हैव टू थिंक लिटिल बिट। हम वैसे रिपीट करने वाले हैं, बट यू नीड टू नो दिस। तो कभी भी याद रखना, तो तुम कंपोनेंट्स करते हो ना, यहाँ पे भी जो तुमने कंपोनेंट्स किए थे, ए एक्स ए वाई, यू एक्स यू वाई, दोज कंपोनेंट्स आर ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ मोशन। यहाँ पे प्लेन ऑफ मोशन एक्स वाई था, और एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल है। तो तुमने यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई यू साइन थीटा ए एक्स इक्वल टू जीरो ए वाई इक्वल टू माइनस जी लिखना था। ये सारे कंपोनेंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ मोशन। यहाँ पे जो प्लेन ऑफ मोशन है वो एक्स वाई जरूर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन नहीं। मैंने नाम दे दिया ना एक्स वाई, तो एक्स वाई, लेकिन हॉरिजॉन्टल कौन है, एक्स डैश, वर्टिकल कौन है, वाई डैश। प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है, एक्स वाई की एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई। तो हमको कंपोनेंट्स करने चाहिए इन द प्लेन ऑफ मोशन। प्लेन ऑफ मोशन एक्स वाई है। एक्स कंपोनेंट को तुमने क्या नाम दिया, पैरेलल। वाई को क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर। तो यू पैरेलल क्या आ गया, यू कॉस थीटा, और यू परपेंडिकुलर क्या आ गया, यू साइन थीटा। ए पैरेलल क्या आ गया, माइनस जी साइन अल्फा, और ए परपेंडिकुलर क्या आ गया, माइनस जी कॉस अल्फा। किसी को कुछ ऐसा डाउट भी आ सकता है कि हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखे, और स्पीड के तो हमने इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखे। ऐसा क्यों किया हमने, दिख रहा है ना, एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ अल्फा है, और स्पीड के इन टर्म्स ऑफ थीटा है। व्हाई हैव वी डन दिस? यस, वेरी नियर, यू आर राइट, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन, क्योंकि स्पीड, इनिशियल स्पीड और एंगल वो तुम कंट्रोल करते हो। तुम डिसाइड करते हो कि कितने एंगल पे हमको प्रोजेक्ट करना है, बराबर। मैं चाहूँ तो मैं, इफ आई वांट आई कैन जस्ट थ्रो इट एट लाइक दिस आल्सो। तो मैं एंगल, ये एंगल तो हम कंट्रोल करेंगे, जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जी मतलब एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके कंपोनेंट्स हमेशा हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से लिए जाते हैं। मतलब ये एंगल वहां पे आएगा ही। वेलोसिटी को आई विल डिसाइड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो मेरे ऊपर है। आई कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ थीटा और इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वो मेरी मर्जी है ना। लेकिन जी यू कैन नॉट डिसाइड, बिकॉज जी इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो जी के कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, मतलब इन टर्म्स ऑफ अल्फा आने ही वाले हैं। कुछ भी कर लो तुम, आने ही वाले हैं। तुमको अगर यू के कंपोनेंट भी लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड, पक्का, श्योर श्योर। अब इतना पता लग गया, बहुत है, इतना बहुत है। अब तुम मुझे बताओगे, यू विल टेल मी व्हाट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 uy बाय ए वाई, ऐसा था ना, ऐसा पक्का था ना। ए वाई मतलब कौन, ए परपेंडिकुलर, यू वाई मतलब कौन, यू परपेंडिकुलर। व्हाट इज यू परपेंडिकुलर हियर, यू साइन थीटा। व्हाट इज ए परपेंडिकुलर हियर, जी कॉस अल्फा। माइनस नहीं लिखते, तो माइनस लिखना ही था, तो तुमने फिर ऑब्लिक में क्यों ऐसा लिखा, 2u साइन थीटा बाई जी, ऐसा क्यों लिखा, माइनस जी क्यों नहीं लिखा? नहीं, पॉजिटिव होता है टाइम, वो तो ठीक है, लेकिन ये आया कहां से था, ये आया कहां से था, कैसे कैसे फाइंड किया था ये तुमने, कहां से फाइंड किया था ये? एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहां पे तुम ए की वैल्यू माइनस जी लिखते हो, लेकिन वो माइनस जी सब सॉल्व करके प्लस बन जाता है इधर। तो फाइनल इक्वेशन में जी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव रहता है। बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, क्या डिफिकल्ट था। व्हाट विल बी एच, यू वाई स्क्वायर बाय 2b। यू वाई मतलब कौन, परपेंडिकुलर, 2g, जी मतलब कौन, ए परपेंडिकुलर।
व्हाट इज u परपेंडिकुलर? u square sin square theta upon 2a perpendicular. What is a perpendicular? g cos alpha. हो गया. This is the equation for height. Done. अब चेक कैसे करते हैं वो भी समझ लो. अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो अल्फा की वैल्यू क्या होती? अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो अल्फा की वैल्यू क्या होती? 0 होती. अगर प्लेन इंक्लाइन नहीं होता तो 0 होती ना अल्फा. तो फिर वो कौन सा केस बन जाता? बनता ना ये केस. करके देखो. पुट अल्फा इज 0. व्हाट इज कॉस 0? 1. तो क्या आ गया? 2u sin थीटा बाय जी. तो ये तो था ही टाइम ऑफ फ्लाइट. पुट अल्फा इक्वल टू 0. u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. ये था टाइम ऑफ, ये था हाइट पिछले केस का. सिमिलरली फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट्स, अगर अल्फा 0 है, व्हाट इज sin 0? तो ax 0 था. इफ यू पुट अल्फा 0, व्हाट इज a परपेंडिकुलर? -g. तो ay इक्वल टू -g था ना? पक्का था ना? आखिरी इक्वेशन रेंज का मैं कल रिपीट करूंगा वैसे, लेकिन रेंज, अभी रेंज के लिए थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हम लोग को डेरिवेशन करना नहीं है. मैं आपको सिर्फ फाइनल फॉर्मूला कैसे याद रखना उसका ट्रिक बताता हूँ. डू यू रिमेम्बर रेंज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा? याद है? क्या था बताओ? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g. बराबर. गुड. यहां पे सिर्फ द ओनली चेंज हियर इज, रेंज के फॉर्मूला में सिर्फ चेंज ये है कि यहां जो तुम कॉस ऑफ थीटा लिखते हो ना, इसको लिखते हो थीटा प्लस अल्फा, और नीचे तो सिर्फ जी लिखते हो तो साथ में लिखते हो कॉस स्क्वायर अल्फा. बस दैट इज द ओनली चेंज. ये आ गया रेंज का फॉर्मूला. और अगर कुछ गलत हुआ है तो चेक कर लो. कैसे चेक करोगे? अल्फा की वैल्यू 0 डालने के बाद क्या आना चाहिए? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. पुट अल्फा का वैल्यू 0. इफ आई पुट अल्फा का वैल्यू 0, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1 आ गया. तो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर. सिर्फ याद रखने का ही पार्ट है यहाँ पे. हो गया. तो टुमारो आई विल रिपीट ऑल दिस अगेन एंड देन वी विल स्टार्ट विद some very difficult level questions. So that's it for today.